क्या क्लास, क्या इशू हुआ है अभी? मतलब ओपन नहीं हो रहा है? उन्हीं का सिर्फ ओपन नहीं हो रहा है या किसी और का भी ओपन नहीं हो रहा है? किसी का भी ओपन नहीं हो रहा है? ओके, व्हाट अबाउट शिवांगी, व्हाट अबाउट मोइन? टेल मी, जो लोग हैं अभी उनका खुल रहा है या खोल के देखे ही नहीं कोई? ठीक है, फिर मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। आई हैव टू सी। बाकी जो प्रीवियस जो वीडियोस था वो खुल रहा है अभी? पहले का वीडियो खुल रहा है? अच्छा। हम्म। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं देखती हूँ। कभी कभी होता है आईटी डिपार्टमेंट में, थोड़ा मतलब बोलना पड़ता है, वो लोग फिक्स कर देते हैं वीडियो का चीज, तो थोड़ा अपलोडिंग में कभी कभी इशू हो जाता है। ठीक है, मैं देखती हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही? दोनों ही, ओके ओके, ठीक है, आई विल सी। ऑलराइट, सो एक्चुअली क्या है, ह्यूमन बॉडी पार्ट 2 में आपका जितना सारा ऑर्गन सिस्टम है वो कंप्लीट है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसका फंक्शनैलिटी और उसका डिजीज दोनों साथ में अगर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग में ज्यादा रहेगा। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी में वो सेक्शन खाली रख रहे हैं नोट्स में, तो उसको आप रख सकते हैं बाकायदा, मतलब वो पेज को खाली रख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम व कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सॉरी सिस्टम, एंड एक्सक्रीटोरी सिस्टम, सिस्टम। ठीक है, ये तीनों जो है, यस, ये तीनों जो है वो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर के साथ मैं करूंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसके साथ करूंगी? लंग्स डिजीज एंड जो फीवर का जो है राइटरी मैनेजमेंट। अभी तक आपका डिजीज ओरिएंटेड क्लास शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो तीनों सिस्टम है, एक्सक्रीटोरी, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ये तीनों मैं डिजीज के साथ आपको मैचअप करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन, एक बस रहा हमारा जो कि है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को समझने के लिए इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इज जस्ट एन जरिया ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम मेनली हम लोग के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बिलोंग रखता है। ऑलराइट, सो नर्वस सिस्टम में ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक करंट है हम लोग के बॉडी में कुछ वोल्ट्स, एटलीस्ट पूरा पुख्ता नंबर तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वोल्ट्स इज देयर इन आवर बॉडी। जिस तरीके से हम लोग की हार्ट पंप करती है, ठीक है, हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स ठीक से वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो की जरूरत पड़ती है मेनली हार्ट को एंड ब्रेन को। ठीक है, तो ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं न्यूरॉन से बनता है हम लोग का होल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम नर्वस सिस्टम को क्यों बोल रहे हैं नर्वस सिस्टम? नर्वस हो जाते हैं इसीलिए, ये सिस्टम हम लोग को नर्वस करता है, दैट्स द रीजन? नो नो, दैट्स नॉट द रीजन। ये नर्व से बनते हैं, इसको इसीलिए बोला जाता है कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, which in turns gives us, which comprises of nerves, इसीलिए उसको नर्वस सिस्टम बोला जाता है। नर्व से बनते हैं, ठीक है, इन्हीं कोलैबोरेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट नर्व से, ठीक है, एक पुख्ता न्यूरॉन बनता है। ऑलराइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। लेट मी सी कितना दूर तक का नर्वस सिस्टम आपको कवर करवाना है मुझे। ओके, जैसे मैंने, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक चीज कंफ्यूजन किया, नर्व्स लिखा, न्यूरॉन्स लिखे। ठीक है, सबसे पहले याद रखो कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स हम लोग के ब्रेन में होते हैं। ठीक है, दैट्स द रीजन दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, राइट? अच्छा, नर्व से पहले ये मैंने इंटरचेंज मतलब थोड़ा गलत किया है यहाँ पे, ऑलराइट, सॉरी फॉर दैट, इसलिए मैंने देखा, आई गॉट कंफ्यूज्ड। जब मैं
कोर्स अपने आप में ही कवर कर रही थी, अब जब स्टूडेंट थी तभी भी आई वाज कंफ्यूज्ड, नाउ आल्सो लिटिल बिट आई एम कंफ्यूज्ड। जब मैंने साइंस लिया था तभी भी मैं कंफ्यूज थी इस चीज में लेके। सो इस चीज से आप ये सीख सकते हैं कि थोड़ी कंफ्यूजिंग है इस चीज को समझना, ठीक है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व्स से बनता है नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्व्स को बनाने के लिए एक एक न्यूरॉन की आवश्यकता पड़ती है। ऑलराइट, अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्म अ नर्व। मतलब काफी सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स इन द ब्रेन comprises of nerves that in turn creates our nervous system. Alright? Okay. इसकी हम ये जानते हैं, लोकेशन टाइप्स जानते हैं। ऑलराइट, ओके। नर्व्स की बात की है, नर्व्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनकी फंक्शन अकॉर्डिंगली आई हैव टू राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। टू टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं और उनकी साथ साथ फंक्शन भी, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ नर्व्स इंक्लूडिंग देयर फंक्शन। First is sensory nerves. Alright? अच्छा, सेंसरी नर्व्स में ये नर्व किन किन लोगों को सिग्नल करवा रहे हैं, किन किन लोगों को हेल्प करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और किस किस डिवीजन में हेल्प करते हैं ये नर्व्स? टच, टेस्ट, स्मेल एंड देखने के लिए। देखो, कहीं से तो कमांड आ रही होगी, कहीं से तो हम लोग को बोला जा रहा होगा, राइट। कोई एक सिस्टम कमांड कर रहा होगा कि यू हैव टू टच इट, यू हैव टू सी इट, यू हैव टू फील इट, यू हैव टू टेस्ट इट, ठीक है। कोई तो बोल रहा होगा, तो दैट नर्वस सिस्टम इंप्लाइज आवर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन इट एक्चुअली गिव्स अस कमांड कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज को अगर हम मतलब महसूस कर रहे हैं तो ये टच में जा रहा है। मैं अगर देख रही हूँ, बोल रही हूँ, अपनी मेमोरी सेंसर से बोल रही हूँ, मेमोरी नर्व से बोल रही हूँ, बिकॉज नर्व्स मुझे कमांड कर रहे हैं कि मैं अपने मेमोरी से आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊं, ठीक है। टीचिंग स्किल्स आल्सो नीड्स नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, सो टच, टेस्ट, smell and see. See मतलब वही, you have to watch, alright। तो ये है सेंसरी नर्व्स की फंक्शन, किस किस चीज में हेल्प करता है? टच में, टेस्ट में, स्मेल में और देखने में, सी में, वॉच, whatever main concept you can write, alright। Second is motor nerves। हाँ, सुन के लग रहा है पानी का मोटर नहीं, मोटर नर्व्स। ऑलराइट, मैं इसका नीचे फंक्शन लिखती हूँ, साइड में जगह नहीं है, मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि दिखेगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है। सो मोटर नर्व सिग्नल्स हम लोग की मसल्स एंड ग्लैंड्स को, ताकि कॉन्ट्राडिक्शन एंड मूवमेंट हो सके। तो मैं सिर्फ contradiction बोल रही हूँ, contraction and movement of the whole body। Alright, motor nerves movement में, contraction of what? Of muscles में हेल्प करते हैं। मतलब नर्वस सिस्टम एक मास्टर सिस्टम है जो कि अदर ऑर्गन सिस्टम को मतलब कंट्रोल करता है। ऑलराइट, इट हेल्प्स अदर ऑर्गन्स टू वर्क ऑन अ फंक्शनलिटी मैनर। किसके बाद क्या? एंड मूवमेंट, contraction and movement of the whole body। Understood? मूवमेंट है वो, आई होप आपने लिखा। ऑलराइट,
अच्छा, ओके। ऐसे तो आपकी बुक्स में काफी पहलू दिए गए हैं, मुझे पिक करना पड़ रहा है अपना समराइज करने के लिए, क्योंकि सारा चीज पढ़ा दूंगी तो आप डाउट कैसे पूछोगे मुझे, वो भी तो है। I hope you have written this. Oh, मैं साइड में लिखी, सॉरी। बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, आधा से ज्यादा नोट तुम लोग वैसे ही हवा में बनाओ, इतना लेट। मैं तो वैसे भी लेट शुरू करती हूँ 40 में। ऑलराइट, ओके, मैं इसको मिटा रही हूँ। ऑलराइट, ये तो रहा टाइप ऑफ नर्व्स, ठीक है। टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। All right. First one is, write it down, central nervous system, CNS. Second is peripheral nervous system, PNS. देखो, मेनली आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली, एडिशनली ये है, मैं थर्ड जो बता रही हूँ वो एडिशनल है, लेकिन मेनली आपको दो प्रकार के नर्वस सिस्टम मिलेंगे, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इनकी पहले लोकेशन जानना, उसके बाद हम थर्ड एडिशनल भी जाएंगे। लोकेशन इज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लोकेशन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, ओके। पेरिफेरल इज बिलो योर चेस्ट, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन तक, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन तक की जो नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में लोकेशन इज देयर, बट बिलो द चेस्ट एरिया, मतलब डाउन एरिया, मतलब बिलो, यू कैन राइट बिलो दैट और बिलो चेस्ट एरिया इज पेरिफेरल, मतलब एक्सेप्ट फॉर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ तक आएगा, राइट, स्पाइनल कॉर्ड इज अप टू दैट एरिया, बट उसके बाद नीचे जितने शोल्डर से नीचे या फिर चेस्ट से नीचे पेरिफेरल, ठीक है, बिलो चेस्ट एरिया इज पेरिफेरल। ऑलराइट, अच्छा, थर्ड में जाते हैं जो कि एडिशनली बोला जाता है बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ENS बोला जाता है इसको। Alright, this thing is also called second brain,
और द गट ब्रेन। GUT ब्रेन, ठीक है। मैंने एंट्रिक ईएनएस में एंट्रिक नर्वस सिस्टम के नीचे क्या लिखा है, जो चीज समझ में ना आए पूछ लो, ठीक है। द सेकंड ब्रेन बोला जाता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम को, या फिर गट ब्रेन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं मतलब इंटेस्टाइन एरिया को सिग्नल मेनली पहुंचाता है। ये भी न्यूरॉन से ही काम मतलब नर्व से ही काम करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये न्यूरॉन्स, ये नर्वस सिस्टम डायरेक्टली आपके गट सिस्टम में इंटेस्टाइन में काम करवाता है। डाइजेशन में कितने प्रकार में कितने टाइम में डाइजेशन होगा, स्टमक क्लियर हो रहा है कि नहीं, स्टमक से बोलस जब चाइन होके पूरा डायरेक्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो ये जो मतलब देना सिग्नलिंग जो देना हो तो ये ईएनएस करवाता है, ठीक है। तो इट यूजुअली गिव्स सिग्नल्स टू स्टमक, ठीक है। स्टमक और इंटेस्टाइन एरिया में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चेस्ट के नीचे रीजन में सिग्नलिंग करवाते हैं, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो सिग्नल करवाएंगे। ऑलराइट, so these are some of the classification of nervous system. ओके, आपने ये लिखा राइट। मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको डेफिनेशन लिखूंगी ताकि आपको नर्वस सिस्टम पूरा समराइज हो सके। मैं मिटाऊं ये? ऑलराइट। अच्छा, मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन कहा मैं 2 सेंटेंस में उसको समराइज कर रही हूँ। उसको लिख के रखें तो आप जब नोट्स पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम के बारे में आपको नर्वसनेस नहीं होगी। डिड यू गेट द जोक? नो? ओके, anyway, so I'm writing it down. नर्वस सिस्टम मैंने लिख के मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नर्व। तो नर्व, न्यूरॉन्स जैसे शब्द अगर यूज हो रहे हैं तो वो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमेशा याद रखें। इतना बड़ा डेफिनेशन है, इसको छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे ब्रेन में। यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम हेल्प कर रहा है मुझे। ऑलराइट, तो मैंने अब तक लिखा नर्व सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू हैव सेंसेशन सेंसेशन मतलब देखने की, सेंसरी ऑर्गन्स, देखने की, टच करने की, ऑलराइट, टेस्ट करने की sensation. Alright, it helps us to have sensation and movement around the body comma controls digesting of food or digestion of food
एंड सॉरी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, इतना गैप में टेंशन मत लेना क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा मैंने वाइट खींचा है ना। ओके, एंड मूवमेंट सॉरी एंड मेंटेनिंग हार्ट रेट। तो ये रहा टोटल एक नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन इन टोटल, ठीक है। मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ। नर्व सेंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू हैव सेंसेशन, टच देखने की, ये जो मैं बोल रही हूँ देखने की, टेस्ट करने की जो सेंसेशन होती है, सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मूवमेंट को, किस चीज के मूवमेंट को, हमारे मसल्स के, बोन्स के मूवमेंट को भी ट्रैक डाउन करते हैं अराउंड द बॉडी। ऑल्सो कंट्रोल्स द डाइजेशन ऑफ द फूड and maintains also it maintains the heart rate, ठीक है। nerve sense, अच्छा ये मेंटेनिंग मत लिखो, मेंटेन्स लिखो, ग्रामेटिकली सही लगता है। ओ सॉरी, एक ही डेफिनेशन में आपको सारा एक पूरा पता चल रहा है कि नर्वस सिस्टम करता क्या है। एनी डाउट, कोई पूछना चाह रहा है? इसके बाद हार्ट, अच्छा हार्ट रेट, RATE, अच्छा मेंटेनिंग मत लिखना, हाँ मेंटेन्स हार्ट रेट लिखना, ठीक है। ऑलराइट, ओके, तो आप सभी ने लिखा, यू अंडरस्टूड। देखो इसका और एक पहलू है, रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज व्हाट? रिफ्लेक्स एक्शंस नर्व्स के द्वारा ही होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज समथिंग, किसी ने फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई आया थप्पड़ मारा, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज क्या, मतलब फटाक से आपका जो रिएक्शन होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज कि आप किसी ने मतलब थप्पड़ मारा या फिर हाथ दिया तो आप डक करोगे या फिर उससे चीज मतलब उससे दूर भागोगे, ठीक है। तो बॉडी पूरा विद इन सम सेकंड्स आपको ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन के थ्रू आपकी पूरे बॉडी में सर्च करवाता है, ठीक है, कि इस चीज से बचना है। तो बॉडी में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड होता है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी ये चीज इंस्टॉल्ड होती है और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही ये चीज मतलब ऑपरेट होती है। किसी चीज में देखो, डेंजर में भी अगर है, रोड क्रॉस कर रहे हैं और सामने से कोई ट्रक आ रहा है, फिर कोई फटाक से कोई बाइक ही आगे, चलो ट्रक तो इतना जोर से आता नहीं है, बाइक, और यहाँ पे कोलकाता में जिस गति से टैक्सी और ऑटो चलाया जाता है, ऑटो वाले तो मतलब उनका ही सड़क है, ठीक है। तो ऑटो भैया लोग जैसे चलाते हैं, दादा लोग चलाते हैं, तो फ्रंट अगर आप अपना पैर दे रहे हैं, ठीक है, फटाक से आ गया तो सोचने की समझने की शक्ति होती नहीं, या फटक से अपना पैर को न्यूट्रल बैक कर देते हो, क्यों? पता है कि मतलब वो चीज से आपको नुकसान हो सकता है। तो उस समय तो हम सोच नहीं रहे ना कि अरे अच्छा ऑटो आ रहा है, हमको अपना पैर पीछे करना चाहिए क्योंकि पैर में लग सकता है और इस वक्त हमको मतलब रोड क्रॉस नहीं करना है। इतना सोचने समझने की शक्ति ब्रेन नहीं देगा उस समय। वो फटाक से कुछ सेकंड्स में ही आपको पूरा बॉडी में मतलब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करवाएगा, जो कि न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स आपको पूरा रिफ्लेक्स एक्शन करवाते हैं कि तुरंत से अपना पैर पीछे करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नो इंट्रूसिव थॉट्स की व्हाई शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट, डिसाइसिव थॉट्स उस समय आता ही नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, जो कि नर्वस सिस्टम हमको कमांड करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कमांड सिस्टम ऑफ आवर होल बॉडी, कंट्रोल्स अदर ऑर्गन सिस्टम एज वेल। जैसे डाइजेशन के लिए ईएनएस हेल्प कर रहा है, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। डाइजेशन में अगर उसको कमांड ही ना मिले कि स्टमक को खाली रखो, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला ही ना जाए कि भाई तूने जितना भी रखा है अपना सामान अपने अंदर लीवर तक जाके ट्रांसप्लांट कर, तब जाके वहां से ग्लूकोज बनेगा,
उसको अगर कोई ना बोले तो ऑर्गन में ही सारी चीजें रह जाएंगी, ऑर्गन लुल पड़ जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स द रीजन समवन शुड बी देयर कि बोलने को जाने से ब्रेन हमारे दादाजी हैं, ठीक है, बोलने को जाने से वो हर किसी को कुछ ना कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। तो आज का एक्चुअली टॉपिक है हमारा थेराप्यूटिक डाइट। चूंकि नर्वस सिस्टम पढ़ा के ही आई होप कोई नर्वस नहीं हुए होंगे यार, इट्स अ गुड जोक। ऑलराइट, मेरे दिमाग में सुबह से चल रहा है इसलिए मैं अभी से आप लोग को पीजे मार दे रही हूँ। ऑलराइट, सो द थिंग इज चूंकि नर्वस सिस्टम मैंने कंप्लीट नहीं किया था तो मैं कर रही हूँ। हाँ, और एक मेन आपका एक छूटा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं पूरा व्याख्यान करके आपको पढ़ा के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस के बारे में पढ़ाऊंगी और उसका जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो तो बात की बात है, अभी तो आपकी फंक्शनैलिटी मतलब फर्स्ट पेज वाला सिलेबस चल रहा है, सेकंड पेज वाला सिलेबस इज डिजीज ओरिएंटेड। ऑलराइट, सो टेक्निकल चैप्टर में हम लोग का थेराप्यूटिक डाइट आता है, ठीक है। जब हम थेराप्यूटिक बोलते हैं, मैं बड़ी थोरोली इस पीडीएफ को बनाई हूं। पीडीएफ अपलोड होगा, एक एक सेंटेंस पढ़ोगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेदर एंड इफ यू गो एंड रीड योर जो आपका बुक्स है तो इजी होगा। पीडीएफ में मैंने काफी सारी चीजों को, इस वाले चैप्टर में काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया है, तो यू वोंट बी फीलिंग लॉस्ट। ऑलराइट, वैसे तो दूसरे चैप्टर्स में भी यू वोंट बी फीलिंग लॉस्ट, मैं आपको गुम होने नहीं दूंगी, बट स्टिल। ऑलराइट, मूविंग ऑन। थेराप्यूटिक मींस द प्रोसेस ऑफ हीलिंग अ डिजीज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड थेरेपी, ठीक है। थेराप्यूटिक कौन से वर्ड से डिराइव है? थेरेपी। थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन जब हम शब्द बोलते हैं तो पहले हम थेराप्यूटिक का मतलब समझेंगे। थेराप्यूटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड थेरेपी, और थेरेपी का मतलब है अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग फ्रॉम अ डिजीज। इट कुड बी मेंटली, इट कुड बी फिजिकल वन, ऑलराइट, इट कुड बी मेंटल वन और इट कुड बी अ फिजिकल वन, कि हम लोग को मेंटल चीज से उभरने के लिए हम मेंटल थेरेपी लेते हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है, काउंसलिंग लेते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ जोक, डिप्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ जोक। तो जब हम कुछ मेंटल काउंसलिंग लेते हैं तो डिप्रेशन से उभर पाता है, ठीक है। तो मेंटल काउंसलिंग को क्या बोला जाता है? एक मेंटल थेरेपी भी बोला जाता है, ठीक है। तो थेरेपी इज समथिंग अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग अ डिजीज, ठीक है। अब हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन या डाइट थेरेपी के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो फूड के थ्रू अगर कोई डिजीज को अगर हम ठीक करते हैं, ठीक है, तो उसको हम डाइट थेरेपी बोलेंगे या फिर थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के मतलब सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, बट मेनली हम उसको बोलते हैं डाइट थेरेपी। ऑलराइट, फूड के थ्रू कोई चीज ठीक होने वाला थेरेपी इज डाइट थेरेपी। ऑलराइट, थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन फंक्शनैलिटी भी यू कैन से, बट डाइट थेरेपी मेनली हम थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन को शॉर्ट शब्द में बोलते हैं। ऑलराइट, ओके। अच्छा, इसी जो आपका डाइट थेरेपी है, ठीक है, उसके कितने पहलू हैं? उसके अंडर आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट? थेराप्यूटिक डाइट में आपको फूड से ठीक करना है किसी को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। कल को न्यूट्रिशनिस्ट बनने जा रहे हो तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम लोग का मेन मुद्दा क्या है, हम लोग का मेन औजार क्या है। सर्जन्स किसी को ठीक करना है तो उनको सर्जिकली जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। किसी को कट करना है, उनका कुछ हील करना है इन द ऑपरेशन थिएटर, दे नीड दैट सब्सटेंसेस टू हील समवन, टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ अ पेशेंट गो राइट। सो अच्छा, एक पुलिस को चाहिए कि उनके पास गन्स होने चाहिए डिफेंस में, ठीक है, किसको पकड़ना है एंड एवरीथिंग राइट। आर्मी में भी दे नीड वेपन्स, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग का न्यूट्रिशनिस्ट प्रोफेशन है, उसमें हमको फूड
नॉट एज अ वेपन, बट वो फूड इज समथिंग, आप बोल सकते हो इट्स अ जरिया टू मेक समवन हैप्पी एंड हेल्दी। ऑलराइट, सो हम फूड को ही हमेशा जरिया बनाएंगे। सुपर फूड प्रेस्क्राइब आप जरूर करेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपका है, हैव टू प्रेस्क्राइब सुपर फूड एज वेल, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क है आपका डाइट चार्ट बनाना और फूड संबंधित चीजों को सीखना, जो कि आपकी इंटर्नशिप में आपको पूरा थॉरली बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। बट अभी आपको ये समझना है कि जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, थेराप्यूटिक डाइट होती है बा डाइट थेरेपी होती है, वो फूड से संबंधित होती है। किस प्रकार के फूड को आपको रेकमेंड करना पड़ता है डाइट चार्ट में, ऑल टाइप ऑफ फूड दैट इज नीडेड बाय द पेशेंट और क्लाइंट। आप किसी को भी फॉर एग्जाम्पल मेनली, ठीक है, मेनली अगर किसी का हड्डी टूटा है, ठीक है, हड्डी टूटा है, आपके पास कोई आ रहे हैं, हड्डी उनका ब्रेक किया है और स्क्रूज एंड प्लेट्स दे के उनको, मतलब उसको दे के प्लेटिंग दे के ठीक किया जाएगा। सर्जन अपना काम कंप्लीट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्जन ऑपरेशन कर दिए, उसके बाद सर्जन आके बोलते हैं, डॉक्टर आके बोलते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट, उस समय न्यूट्रिशनिस्ट स्टेप अप करते हैं, आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि व्हाट एवर यू टेक आरटीए, मतलब रेकमेंडेड डाइटरी रेकमेंडेड से जो आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल कुछ ग्राम्स ऑफ, मतलब 0.8 मल्टीप्लाइड बाय योर ओन वेट का, मतलब उतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन शुड बी नेसेसरली यू हैव टू टेक, मतलब पूरे डे में एक वेट के अनुसार, मतलब जैसे कि अगर किसी का वेट है 60, ऑलराइट, मान लो 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 जितना होगा, मैं मैथ्स में इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ठीक है, अच्छा, जितना भी अमाउंट निकला उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन डेली बेसिस पे, डेली पूरे एक दिन में उस बंदे को या फिर बंदी को लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी का हड्डी टूटा है एंड वी नो दैट मतलब हड्डी ब्रेकेज में, बोन ब्रेकेज में प्रोटीन की जो सर्जनेस है बॉडी में जरूरी है, ठीक है, तो आरडीए रेकमेंड करता है योर आइडियल वेट मल्टीप्लाइड बाय 0.8, बट यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो उसको ठीक करने के लिए विद इन सम स्पैन ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब प्रोटीन की इनको आवश्यकता है तो 3 वीक से ज्यादा प्रोटीन पूरा उनको दिया ही जाए, नहीं, आपको विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की 2 से 3 वीक्स, मतलब जितना भी आपको लगे, एक बोन को हील होने के लिए एटलीस्ट फॉर लाइक आपको देना पड़ेगा 4 वीक्स, ठीक है, 4 वीक्स ऑफ ज्यादा 0.8 से थोड़ा मतलब ज्यादा उनको, मतलब यू हैव टू गिव सजेस्ट प्रोटीन, ठीक है, डाइट चार्ट में, तभी जाके उनकी जो ब्रोकन हड्डी है ठीक होगी। अच्छा, प्रोटीन के साथ साथ क्या क्या लगेगा, कार्ब्स लगेगा, लेकिन हाँ ध्यान रखें, कार्ब्स अगर किसी के मतलब मसल्स में या फिर ज्यादा लगना शुरू हो गए तो वेट बढ़ सकता है, ठीक है, तो उस हिसाब से यू हैव टू सजेस्ट देम। तो न्यूट्रिशनिस्ट का काम, ठीक है, एक न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन का काम ये है कि जब भी किसी भी पेशेंट को सर्जरी से वो निकल रहे हैं या फिर किसी डिजीज से वो गुजर रहे हैं तो उस प्रकार से उनको उनका असेसमेंट देखते हुए, न्यूट्रिशनल असेसमेंट देखते हुए डाइट चार्ट बनाना है। तो ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपके कुछ प्रकार के होते हैं। व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ पर्टिकुलर डाइट चार्ट यू हैव टू असिस्ट समथिंग, मतलब असेसमेंट करना पड़ेगा एक पेशेंट का, ठीक है। किस तरीके के होते हैं, 4 प्रकार के आपको न्यूट्रिशनल असेसमेंट होंगे। एक है एंथ्रोपोमेट्रिक, क्लिनिकल, डाइटरी एंड लैबोरेटरी मेजरमेंट्स। लिखने का जरूरत नहीं है बच्चा लोग, ये ऑलरेडी आपके पीडीएफ में है, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, यू जस्ट हैव टू रीड इट। ऑलराइट, बुक में भी काफी ठीक से दिया गया है, तो ये आप अगर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं तो काफी है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज ऑफ 4 टाइप्स, एंथ्रोपोमेट्रिक, क्लिनिकल, डाइटरी एंड laboratory measurements. All right. अच्छा, coming back to first is anthropometric assessment. उसके 2 पहलू हैं, एक है स्किन फोल्ड है और एक है एमसी या फिर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस भी बोला जाता है उसको। क्या है जानते हैं? ओके, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट स्किन फोल्डिंग
इज अ टेक्निक जिसके द्वारा आपको सबक्यूटेनियस फैट किसी के बॉडी में कितना है पता चलता है, ठीक है। अच्छा, किसी के बॉडी में कितना फैट है ये जानते हुए अगर सबक्यूटेनियस फैट ऊपर की लेयर में फैट है, राइट, तो डेफिनेटली उनका फैटी लिवर है। इफ द पर्सन हैज अ फैटी लिवर, डेफिनेटली उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ग्लूकोज ठीक से रेगुलेट हो नहीं पा रहा उनके शरीर पे, एंड दैट्स द रीजन आपको ग्लूकोज रेगुलेशन वाला पूरा डाइट चार्ट बनाना है। तो किसी भी असेसमेंट को करते वक्त आप पूरा असेसमेंट करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक हो, क्लिनिकल हो, उस हिसाब से पेशेंट को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए, ठीक है, तो उसके हिसाब से डाइट चार्ट बनाना होता है। तो इस केस में स्किन फोल्ड में यूजुअली गो फॉर लाइक अगर किसी को ज्यादा फैट, ज्यादा मतलब मेजरमेंट्स आ रहा है, स्किन फोल्ड के मेजरमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास ठीक से पुख्ता करके बताऊंगी, ठीक है। तो एनीवे स्किन फोल्ड की असेसमेंट में अगर पता चलता है कि स्किन फोल्ड की मतलब जो चर्बी की मात्रा स्किन में ज्यादा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेफिनेटली हो रखी है, उस हिसाब से डाइट चार्ट आपको बनाना है। ऑलराइट, सो व्हाट इज जो मैं बोल रही हूँ स्किन फोल्ड, अपने आप में ही ये पूरा जो फंक्शन है वो डिस्क्राइब कर रहा है मेथड। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड कैलिपर, ठीक है। एक कैलिपर से पर्टिकुलर एरिया का, मतलब मेनली हम स्टमक एरिया का स्किन फोल्डिंग लेते हैं, ठीक है। स्टमक एरिया को, जिस एरिया में ज्यादा फैट है उस एरिया को थोड़ा सा पिंच किया जाता है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं, आई डोंट थिंक दिस होल पिक्चर इज क्लियर। स्टमक एरिया में उस पर्टिकुलर कैलिपर को लिया जाता है, ठीक है, खोला जाता है और पिंच किया जाता है, ठीक है। पिंच करके उस एरिया को मेजर किया जाता है, ठीक है, जितना पिंचेबल पिंच करके निकला हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इलाका में मेरा ज्यादा चर्बी नहीं है, बट चलो ओके, फैट नहीं है इस जगह पे, अगर मैं इतना भी पिंच कर रही हूँ, ठीक है, तो इतना को कैलिपर से मेजर किया जाएगा, तो कितना पिंचेबल फैट निकला है और हाथ में पकड़ा गया है, उस इंटेंसिटी को देखते हुए कैलिपर में जितने मेजरमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो मेजरमेंट्स में देखा जाता है कि एक इंसान का सबक्यूटेनियस फैट कितना है, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट को देखते हुए डाइट चार्ट बनानी है कि वो इंसान ओवरवेट है, मतलब ओबीज है, उस हिसाब से, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट जो कि न्यूट्रिशन असेसमेंट की तहत आता है। ऑलराइट, अच्छा, सेकंड इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस, MUAC भी बोला जाता है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, MC भी बोला जाता है, मिड सर्कमफेरेंस भी, बोथ द टर्म आर करेक्ट। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस, आपके ऊपर के शोल्डर एरिया से लेके एल्बो एरिया के बीच का जो एरिया है, बीच का फोरआर्म का जो एरिया है, उस एरिया में मेजरिंग टेप लिया जाएगा, ठीक है। मेजरिंग टेप में अगर 12 से किसी का कम है, ठीक है, 12 से अगर किसी का कम है मेजरमेंट ऑफ द हैंड, बोला जाता है अबाउट दिस कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी उनके पूरे शरीर में है। इफ द होल जो मेजरमेंट इज बिलो 12, ठीक है। अच्छा, अबव 12 अप टू 13, एटलीस्ट फॉर लाइक 13.2 या फिर 13.5, अगर किसी का 13.5 क्रॉस कर जाने के बाद तो ओवर है उनका पूरा बॉडी। ऑलराइट, इफ इट क्रॉसेस अबाउट 13.5 बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो 13.5 अगर किसी का क्रॉस कर दिया तो एक्सेसिव प्रोटीन, और 12 से कम हुआ तो लेस प्रोटीन है। अच्छा, ये करने का क्या पीछे का मोटिव है, जो आपका मिड आर्म सर्कमफेरेंस निकाला जाता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी को देखते हुए, निकालते हुए, अगर किसी का हाथ काफी पतला है, जरूरी नहीं है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी है उनकी बॉडी पे, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट बोला जाता है कि अगर किसी का भी हाथ है, मतलब पूरा बॉडी है, हाथ है, तो इट हैपेंस कि ईदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है उनके शरीर पे, ठीक है, नहीं तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की तरफ गति कर रहा है। लेकिन हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है कि these assessments are मेजरली पूरा मतलब टक 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 करेक्ट हमेशा से नहीं होते। इसके साथ साथ काफी दूसरे पहलू को भी ऐड करना पड़ेगा। देखो, हो सकता है किसी का आर्म इज 10 और उनके शरीर में पूरा ही पूरा मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी सही है, ठीक है, तो इसके साथ साथ देखो, ये जो एंथ्रोपोमेट्रिक का जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस के टेस्ट के साथ साथ आपको ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है
कि किसी के शरीर से, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा आपका। किसी के शरीर को देख के लग रहा है कि हाँ मे बी इसको प्रोटीन की डिफिशियंसी हो सकती है, क्यों, कमजोर लग रहा है प्राणी, ठीक है, ग्लूकोज की रेगुलेशन नहीं हो रही है उसके शरीर पे, चेहरा पूरा पीला पड़ रखा है, या फिर पूरा सफेद हो रखा है, या फिर टैन हो रखा है। तो these color changes also indicates that nutritional जो वैल्यूज हैं कम है उनके शरीर पे। तो न्यूट्रिशनिस्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम है उनका चाल ढंग, बात करने का तरीका, कितना ठीक से बोल पा रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज को पहले ही देखना, समझना, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस आपने करवाया, आपने ऑर्डर दिया कि हाँ आप ये करवाइए, तो आई हैव टू मेजर योर आर्म। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा हो सकता है हेल्दी है, भले ही उसकी जो सर्कमफेरेंस 10 आ रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है ये बंदा सही है अकॉर्डिंग टू हिज हाइट, तो आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। यू हैव टू से देम कि हाँ यू डू योर ब्लड टेस्ट। उसके बाद देखते हैं कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या फिर एक्सेसिव प्रोटीन है, तो क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है, और बॉडी में जो यूरिक एसिड की लेवल्स, ये सब ज्यादा इंक्रीज करती है, तो दैट इज एन अनदर असेसमेंट। आपको लेबोरेटरी असेसमेंट में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो मैंने कहा कि किसी का आंख, किसी का बोल चाल ढंग देख के पता चल जाएगा, उसी को बोलते हैं, आपका नेक्स्ट सेगमेंट है क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है। क्लिनिकल असेसमेंट इज वेरी सिंपल। आईज देखना, जो आईज के नीचे जो थोड़ा खींच के देखते हैं कि खून है कि नहीं, डॉक्टर करते हैं कि नहीं, जीभ देखना, ठीक है, वो सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है, वो न्यूट्रिशनिस्ट का भी काम है, ठीक है। यू हैव टू चेक द आई, द टंग फॉर द, मतलब अगर टंग ज्यादा वाइट है तो कहीं ना कहीं बॉडी में उनकी इम्यून सिस्टम तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमजोर है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बैक्टीरिया इन्फेस्टेशंस हो रहे हैं। तो जिस तरीके की चीज है, स्किन देखना, स्किन में जैसे बोली टैन पड़ा है, ज्यादा काला हो गया है, गर्दन की तरफ काला है, ठीक है, गर्दन की तरफ काला अगर है तो ऑल्सो इंडिकेट्स कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ज्यादा ग्लूकोज है शरीर में। ऑलराइट, gums, tongue, skin and hair, you have to observe the symptoms of nutritional deficiency. It is quick but sometimes that is not that specific, but करना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल असेसमेंट में जस्ट you have to see the body outer layer, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा गया, एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट गया, क्लिनिकल असेसमेंट गया, डाइटरी असेसमेंट, 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल एंड डाइटरी रिकॉर्ड, ठीक है। ये डीआर और मतलब डीआर मतलब डाइटरी रिकॉर्ड एंड डाइटरी रिकॉल, ये आपके पूरे डाइटरी असेसमेंट का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 24 आवर्स रिकॉल, डाइटरी रिकॉल? 24 आवर्स रिकॉल इज, आपने जो एक शीट बना रहेगा, देखो एंथ्रोपोमेट्रिक किसी का करवाया, ठीक है, तो आपने नोट डाउन करना है कि उनका कितना मतलब स्किन फोल्ड में रिजल्ट आया, कितना मिड आर्म सर्कमफेरेंस में रिजल्ट आया। सब तो किसी पेशेंट के साथ नहीं कर पाओगे। अगर किसी को लगा कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप करवा सकते हो मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्किन फोल्ड की ज्यादा आवश्यकता है, मतलब मुझे सबक्यूटेनियस फैट ज्यादा मेजर करना है इनकी बॉडी में, तो स्किन फोल्ड ले सकते हो, मतलब पेशेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो व्हाटएवर यू आर राइटिंग इट डाउन, कुछ भी करो, राइटिंग इट डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास कर रहे हो, राइटिंग इट डाउन इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो व्हाटएवर यू राइट, ठीक है, तो 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल इज राइटिंग इट डाउन, 24 घंटा का उन्होंने क्या खाया, ठीक है। अभी जैसे बज रहा है 12:20 के करीब करीब, ठीक है, 12:20 के करीब करीब, दूसरे दिन उन्होंने सारा दिन क्या खाया उसका आपने लिखना है, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक, ठीक है। अच्छा, आपके पास तक आने तक, मतलब अगर उन्होंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया है, कब का लिया है, 4 बजे का, शाम के 4 बजे तक, तो शाम के 4 बजे तक उन्होंने क्या खाया, कल के दिन से लेके आपके पास तक के आने तक, मतलब लंच तक आपको पूरा उनका पूछना है। whatever they have eaten you have to write it down, ठीक है। अच्छा, जितने दिन आपके पास कोई अगर एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, इफ यू आर प्लानिंग टू बी अ न्यूट्रिशनिस्ट इन हॉस्पिटल्स, तो लोग एडमिट होते हैं, तो लोग एडमिट जब होते हैं तो डाइटरी रिकॉल मेनली आपको क्लिनिक्स वगैरह में ही करवाया जाता है, ठीक है। तो एक पूरी कॉपी होती है उनकी,
पेशेंट्स ने दिन भर में क्या खाया और उसके पहले वाले दिन में क्या खाया लिख के रखना होता है। 24 घंटा का डाइटरी रिकॉल रखना होता है। अच्छा, ये डाइटरी रिकॉल अगर आप रिकॉर्ड्स करके रखते हो तो इसको हम बोलेंगे डाइटरी रिकॉर्ड्स, ठीक है। पूरा मोटा तरीके से काफी मतलब डाइट हिस्ट्री अगर जाननी होगी, उस दिन 4 तारीख को उस बंदे ने क्या खाया कि अभी उसको ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू नो थिंग्स, क्योंकि फूड के ऊपर ही आपकी जगलिंग डाउन हो रही है, फूड के ऊपर ही आपने उनको थेरेपी देना है। तो क्या खाया उन्होंने, पूरी आपकी ट्रीटमेंट की बेसिस तो फूड है, इसलिए लिख के रखना। तो ये डाइटरी रिकॉल अगर पुरानी हो जाती है तो उसको डाइट हिस्ट्री बोला जाता है, और अगर मोटी होती जाती है तो डाइटरी रिकॉर्ड, ठीक है। एक पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है। Alright, so that's the difference between 24 hours of dietary recall, dietary record, जो कि और dietary history, जो कि आपके dietary assessment में इसके तहत आती है, उसके अंडर आती है। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या खाए 24 आवर्स में, या फिर डेली पूछना पड़ेगा, ये काम है न्यूट्रिशनिस्ट का कि वॉट एवर दे आर ईटिंग यू हैव टू राइट इट डाउन, तो एक रिकॉर्ड रहता है। तो लास्ट में जो लिखा है डाइटरी हिस्ट्री एंड डाइटरी रिकॉर्ड, 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल को उसके बेसिस पे होता है रिकॉर्ड। ऑलराइट, ओके, कमिंग बैक टू लैबोरेटरी मेजरमेंट्स। ये एक ऐसा मेजरमेंट्स है कि हमको लोगों पे डिपेंड होना पड़ेगा। देखो, डाइटरी असेसमेंट यू कैन डू ऑन योर ओन, आप खुद से कर सकते हो। जो एंथ्रोपोमेट्रिक है वो भी खुद से कर सकते हो। कुछ मैंने कैलिपर का मेजरमेंट्स करवाना आना चाहिए, टेप कैसी क्लिनिकल टेप होती है, क्लिनिकल टेप को कैसे यूज किया जाता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो जो कि आपके जब आप कोई भी हॉस्पिटल जाते हो तो वहां पे ट्रेनिंग करके सिखा दी जाती है। ऑलराइट, अच्छा, लैबोरेटरी मेजरमेंट्स एट द अदर हैंड ये खुद से नहीं कर सकते, ये पैथोलॉजी के पास जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लैबोरेटरी में टेस्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोटीन की ब्लड टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। अगर किसी को आपको लग रहा है कि टीएसएच लेवल T3 T4 की लेवल बढ़ रही है, मतलब थायराइड इन्फ्लेमेशन है किसी का बॉडी में, आपको लग रहा है कि हाँ मतलब अनयूजुअली हार्मोन की इम्बैलेंसिंग हो रही है, तो सबसे पहले ऑर्डर करेंगे ब्लड टेस्ट किसका, T3 T4 का प्लस TSH का। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं लेबोरेटरी मेजरमेंट्स में आती हैं, जो कि पैथोलॉजी में होती है। आपको बस आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर देना है कि हाँ मुझे ये टेस्टिंग करवानी है, जाके पेशेंट करवा के आते हैं। आपने सिर्फ देखना है यहाँ पे क्या जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, उसके रिपोर्ट्स पढ़ना भी आना चाहिए। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या लिखी होती है वहाँ पे, बायोलॉजिकली वैल्यूज एंड रेफरेंसेस जो दी जाती हैं, वो सारी चीजें को पढ़ना आना चाहिए। ये देखो, मैं अगर आप मेरे पास होते, ठीक है, अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो एक एक रिपोर्ट में लाके आपको सिखा देती कि हाउ यू टू रीड थिंग्स। कितना लोगों को पता भी होगा हाउ टू नो थिंग्स एंड हाउ टू सी द बायोलॉजिकल रेफरेंसेस इन द होल रिपोर्ट, वो देखते देखते आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एमबीबीएस नहीं है ये, वरना आपको पूरा थरली चीज को सिखा दिया जाता है। बट हाँ, आई नो, मैं जब क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, यस आई वाज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आई हैव बीन थ्रू ऑल दोज क्लिनिक्स, तो वहाँ पे ही मैंने अपनी ये जो अपब्रिंगिंग सीखी है। वहाँ पे जाना, डॉक्टर्स से बात की, कुछ जो सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट थे उनसे बात की, करते करते मैंने सीखा है। तो आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सीखना हो जाता है, रिपोर्ट्स रीडिंग, ठीक है, जो कि लेबोरेटरी मेजरमेंट्स में आता है। ऑलराइट, iatrogenic malnutrition, what is this iatrogenic? Iatrogenic is related to physician, ठीक है, शब्द का मतलब है any discomfort provided by physician, ठीक है। जरूरी नहीं है लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हेल्दी होके वापस आएंगे ना, कोई भी इंसान हेल्दी होके हेल्दी माइंड में हॉस्पिटल नहीं जाता, दैट इज द सैडेस्ट ट्रूथ। और कभी कभी प्रोलॉन्ग्ड वक्त पे लोग बेड रिडन होते हैं हॉस्पिटल्स में, काफी दिन तक वो लोग 2 वीक से ज्यादा अगर भर्ती हैं, ठीक है, तो iatrogenic malfunction होता है। iatrogenic इज मीनिंग फिजिशियन, तो फिजिशियन के द्वारा मालन्यूट्रिशन करवाना, ठीक है, कि वो लोग काफी दिन तक अगर एक ही जगह पे एक ही रूम में कोप्ड अप हैं तो भूख प्यास नहीं लगती, ठीक है। तो इस जगह पे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो कम होती जाती है पेशेंट्स की। तो हॉस्पिटल में रहते हुए जो माल न्यूट्रिशन हो रही है,
ठीक है, जो न्यूट्रिशन की जो खपत हो रही है, जो जा रही है, वो जो ठीक से सर्ज नहीं हो पा रही है, उसको हम आइट्रोजेनिक मालन्यूट्रिशन बोलेंगे। ऑलराइट। अच्छा, व्हाइट कोट सिंड्रोम भी इसके आइट्रोजेनिक मैलफंक्शन में आता है, जो कि आपके फर्स्ट वाले ये में है। हाँ, व्हाइट कोट सिंड्रोम के बारे में लिया है। और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, ये टर्म आइट्रोजेनिक मालन्यूट्रिशन के अंडर में आता है। क्या है ये व्हाइट कोट सिंड्रोम? देखिएगा, नॉर्मल बीपी का है 120/80, ठीक है, ये जो नंबर है 120/80 इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। लेकिन जब कोई भी अपना बीपी करवा रहे हैं, बीपी जब चेक हो रहा है, तो कभी कभी 120 की जगह में 150 140 शो करता है, ठीक है, 140 यू कैन से 190, तो ज्यादा क्यों शो करता है? क्योंकि जब भी कोई भी टेस्ट होता है तो ब्लड रश करता है, मतलब दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खून की सर्जनेस बढ़ जाती है शरीर में, क्योंकि डर लगता है, ठीक है। तो वॉट एवर यू फील हाइपर अबाउट समथिंग, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है हॉस्पिटल में ही। तो ये पूरे सिंड्रोम को बोलेंगे व्हाइट कोट सिंड्रोम। जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है आपका, ठीक है, लेकिन कभी कभी डर के कारण ब्लड प्रेशर का जो लेवलिंग है वो ज्यादा दिखता है आपके पूरे हॉस्पिटल में, कभी भी आपने किया। अच्छा, ये सिर्फ हाइपरटेंशन की बात नहीं है, कुछ भी, कभी कभी कितने लोगों को वोमिटिंग भी आती है हॉस्पिटल में रह के, ज्यादा देर तक बैठे हैं तो वोमिटिंग आएगी, सर दुखेगा। तो दीज आर ऑल कमिंग अंडर आइट्रोजेनिक डिस्कम्फर्ट और आइट्रोजेनिक मालफंक्शन, ठीक है। क्योंकि देखो, हॉस्पिटल में लोग ठीक तो होते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक स्टे करना, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू अदर टाइप ऑफ डिल्यूजन्स एंड अदर टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट्स इन अ पेशेंट। तो ज्यादा देर तक अगर किसी को बेडरिडन है, कोई है, तो न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे अपना कदम बढ़ाते हैं और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि डाइट चार्ट उस तरीके से प्रेप किया जाए कि वो इंसान इंटरेस्ट के साथ खा सके खाना। ब्लेंड खाना जितना भी, मतलब देखो, हेल्दी खाना कुछ कुछ ब्लेंड भी होता है, कुछ कुछ ढंग से बनाया जाए तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक पेशेंट, हर एक क्लाइंट्स के मोटिव्स को, उसके मूवमेंट्स को पूरा ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। खाना अगर वो एक वीक से ठीक से नहीं खा रहा है, ठीक है, या फिर खा रही है, तो आपने ऐसा डाइट चार्ट बनाना है जिसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर्स हो। पूछो कि क्या फेवरेट खाना है आपका, उसका अल्टरनेटिव निकाल के दे, ठीक है। तो यहाँ पे आइट्रोजेनिक माल फंक्शन ना हो, ठीक है, सॉरी, आइट्रोजेनिक माल न्यूट्रिशन ना हो, या फिर जो व्हाइट कोट सिंड्रोम, डर के मारे डिजीजेस ना हो या फिर डिस्कम्फर्ट ना हो। तो ये जिम्मेदारी एक डाइटिशियन व न्यूट्रिशनिस्ट की होती है। थ्रू देयर फूड से हम काफी चीजों को ठीक कर सकते हैं, कंफर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम है हेल्दी जो कॉन्सेप्ट है उसको इजी तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। हेल्दी फूड वुड बी इजी, उसको कॉम्प्लिकेट हम लोग को नहीं करना, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, हेल्दी फूड इज इजी, इट इज नॉट समथिंग कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है। तो ये जो इजी करने का तरीका, किस तरीके की चीजें आपको डाइट में देनी है, ठीक है, ये सारे जो पहलू हैं आपके इंटर्नशिप में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बट फॉर नाउ टेक्निकली आपको ये सारी टर्म्स याद रखने, आपके ब्रेन में फिट करना है। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट, आइट्रोजेनिक के बाद आपका आता है प्लानिंग ऑफ थेराप्यूटिक, ठीक है, प्लानिंग ऑफ थेराप्यूटिक डाइट, जो कि इंटर्नशिप में आपको पता चलेगा। बीएमआर एंड आरईई को कैलकुलेट करना थ्रू, थोड़ा मैथ्स है नेक्स्ट क्लास में आपका। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन है, हाउ टू पुट इट, आई हैव टू एक्सप्लेन दैट टू यू। एंड टाइप्स ऑफ डाइट एंड इंटरनल जो फीडिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक इट विल टेक 3 क्लासेस, ठीक है। तो ऑलराइट, तो पार्ट 1 इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ, काफी लंबा चैप्टर है, तो मे बी ये 3 क्लास खींचे, ठीक है। सो हाँ, मैं पीडीएफ 3 क्लास कंप्लीट होने के बाद ही अपलोड करूंगी। ऑलराइट, तो तब तक के लिए आप बुक पढ़िए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो, आई एम डिस्मिसिंग द क्लास, छुट्टी। ओके, बाय एवरीवन। कुछ डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास, हाँ, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यू कैन आस्क डाउट्स, ओके।